हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अपन बहुत ही शानदार 100 एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि बेस्ट हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ में समझाती भी जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नंबर अभी तक भी व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दो। 6260190944 मेरा नंबर है। हाई लिख कर अपना नंबर सेव करवा दो। मैं व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू लगातार आप लोगों के लिए क्वेश्चन याद करवा रही हूँ। वो क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप एग्जाम में अपना नंबर स्कोर कर पाओगे। पार्ट 2 की तैयारी नहीं है तो पार्ट ए में ही कम से कम नंबर लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाओगे, तो आपका पार्ट बी के नंबर जो है वो ए और बी के नंबर काउंट होके आपका सेट निकल जाएगा। पार्ट ए के लिए अगर आपने मेरा 199 वाला एमपी सेट का कोर्स लिया है तो उसको जितना रिवीजन कर पाओ कर लो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाओ। अगर नहीं लिया है तो आप जो मैं व्हाट्सएप पे तैयारी करवा रही हूँ स्टेटस पे वो कर लो, टेलीग्राम पर तैयारी करा रही हूँ वो कर लो। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। पूरी तरह से निःशुल्क है आपकी तैयारी। व्हाट्सएप पर भी पूरी तैयारी निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हो। 199 वाला कोर्स ले सकते हो। और अभी 2 दिन आपके पास बिल्कुल फ्री समय है, आज का और कल का। तो उन पीडीएफ को पहले आंसर के साथ पढ़ लो और एक बार बिना आंसर के साथ पढ़ लो, है ना। स्पेशली शोध पद्धति, शोध चरण, शिक्षण के स्तर, प्रोटोकॉल वाला वो पीडीएफ पढ़ लो। उच्च शिक्षा प्रणाली वाला पढ़ लो। 500 बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ लो। अब नहीं लिया है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो जो दे रही हूँ वो पढ़ते जाओ, ठीक है। नंबर जरूर 6260190944 पर सेव करवा दो और हाई लिख कर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक परिकल्पना परीक्षण अगर हमें करना है किसी थीसिस को लेकर, ये हाइपोथीसिस टेस्टिंग करना है, तो हम इसका क्रम क्या होगा। हाइपोथीसिस टेस्टिंग जो होती है एक प्रकार की व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें सांख्यिकी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद की जाती है। इसमें सबसे पहले हमने परिकल्पना मतलब शून्य या वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। सबसे पहला चरण क्या हो जाता है, शून्य या वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करना होता है। शून्य परिकल्पना को H0 बोला जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना को क्या बोला जाता है, H1 बोला जाता है। शून्य को क्या बोला जाता है, H0, और वैकल्पिक को क्या बोला जाता है, H1 बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, इसकी सार्थकता को निर्धारित करना या इसके महत्व को बताना या इसकी सार्थकता को निर्धारित करना। तो दूसरा इसका हो जाता है इसकी सार्थकता को बताना या महत्व का स्तर चुनना। तीसरा इसका जो चरण हो जाता है उपयुक्त सांख्यिकी का परीक्षण, मतलब आप कौन सा सांख्यिकी परीक्षण करोगे, कौन सा परीक्षण आप करना चाहते हो, तो वो तीसरा जो स्तर हो जाता है परीक्षण, सांख्यिकी परीक्षण या टेस्ट चुनना हो जाता है। चौथा हो जाता है कि ये जो डाटा एकत्रित कर रहे हो उसके लिए कौन सा नियम आप बनाओगे, तो वो कौन सा हो जाता है, चौथा डाटा एकत्रित करना हो जाता है। पांचवा क्या हो जाता है, गणना करना। पांचवा क्या हो जाता है, गणना करना। और छठवा क्या हो जाता है, निष्कर्ष निकालना। मतलब हमने सबसे पहले शून्य और वैकल्पिक परियोजना का चयन करते हैं। शून्य परिकल्पना ये बताती है कि चर के बीच कोई अंतर या संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। और वैकल्पिक परिकल्पना ये बताना है कि शोधकर्ता क्या सिद्ध करना चाहता है, मतलब जीरो शून्य परिकल्पना के अपोजिट होती है। जो सार्थकता का स्तर होता है, सार्थकता का जो स्तर होता है या जो हम महत्व का स्तर चुनते हैं, ये हमेशा 0.05% या 0.01 के समथिंग होता है, मतलब 5% या 1% के समथिंग होता है, जिसे हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। जो परीक्षण सांख्यिकी का जो हम चयन करते हैं, ये इसके लिए हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट या हम एनोवा टेस्ट ले करते हैं। इसके लिए हम टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट करते हैं। और आंकड़े के लिए आंकड़े जो हम सर्वेक्षण से डेटा इकट्ठा करते हैं, गणना की गई जो लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं, यदि गणना की गई जो वैल्यू होती है वो सार्थकता स्तर से कम होती है तो हम H0 को अस्वीकार कर देते हैं, और अगर कम नहीं निकलती है तो H0 को हम स्वीकार कर लेते थे। ये परिकल्पना का परीक्षण स्तर होता है, ठीक है। अगला है वह बिंदु जहां पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसा बिंदु जहां पर शून्य परिकल्पना मतलब क्या होती है, H0, जिसको हम अस्वीकार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे महत्वपूर्ण मान,
महत्वपूर्ण मूल्य या सार्थक सीमा कहते हैं। इसे स्वीकृत क्षेत्र का हिस्सा भी कहते हैं। स्वीकृत महत्वपूर्ण मूल्य नहीं, महत्वपूर्ण मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण मान हो जाएगा। इसको महत्वपूर्ण मान या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। महत्वपूर्ण मान बोल सकते हैं या क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं, या हम इसको सार्थक सीमा भी बोल सकते हैं। भय बिंदु जहाँ पर क्या होता है, जो सार्थक वैल्यू होती है उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे महत्वपूर्ण मान बोलते हैं। ये स्वीकृति क्षेत्र का हिस्सा होता है जो बताता है कि डेटा में अंतर केवल संयोगवश है, ना कि वास्तविक कारण से है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण मान या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये बताना है कि ये जो अनुसंधान है, कौन कौन से अनुसंधान का कौन पालन करता है, ये प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे कि बुनियादी अनुसंधान क्या होते हैं, तत्काल आवेदन के बिना ज्ञान का विस्तार, बिना तो तत्काल कोई चीज़ के बिना ज्ञान का विस्तार करना बुनियादी अनुसंधान होता है ना, उसको हम बुनियादी अनुसंधान बोलते हैं। इसके अलावा अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त जो होता है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। अनुप्रयुक्त क्या करता है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। और जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो क्या करता है, विशेष सेटिंग में, विशेष प्रक्रियाओं में, जो प्रथाओं में सुधार करता है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। और जो मूल्यांकन अनुसंधान क्या बोलता है, कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों का आकलन। मूल्यांकन में हम आकलन करते हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहा हो या कोई हस्तक्षेप हो रहा, उनका आकलन हम किस में करते हैं, मूल्यांकन अनुसंधान में करते हैं। अगला है, उस प्रतिचयन को किस नाम से जाना जाता है जिसमें प्रतिचयन इकाइयों का कुछ विशेषज्ञों की सलाह पे या स्वयं शोधकर्ता के अंतर्ज्ञान या मत द्वारा चयन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जजमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं या निर्णयन प्रतिचयन बोलते हैं। जिसमें प्रतिचयन इकाइयों को, जो हम सैम्पलिंग यूनिट लेते हैं, उन्हें कुछ विशेषज्ञों की सलाह से या स्वयं शोधकर्ता के अंतर्ज्ञान से चुना जाता है, जो खुद अपने से बोलते हैं ना, एक खुद से चुना हुआ होता है, एक जजमेंटल होता है, हाँ ये सही होगा, ये सैंपल लेना चाहिए, तो वो कौन सा कहलाता है, निर्णयन प्रतिचयन कहलाता है। अगला है, जर्नल लेख संदर्भ की एपीए शैली में उनकी उपस्थिति के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करो। जो जर्नल लेख होता है, एक जो जर्नल आर्टिकल जो होता है, उसको हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है लेखक के नाम का पहला अक्षर। सबसे पहले लेखक के नाम का पहला अक्षर आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, लेखक का लेखक का जो शीर्षक होता है वो आ जाता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे आ जाता है जनरल का क्या नाम है, इटैलिक में हम वो लिख देते हैं। और चौथे नंबर पर उसका DOI आ जाता है। तो ये इसका जो भी जनरल लिखा जाता है उसका नाम होता है। जनरल लेख संदर्भ की APA शैली में उपस्थिति का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले हमने लेखक का नाम लिखना है, सब ये याद रखना। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेखक का नाम। सबसे पहले लेखक का नाम आता है, उसके बाद जो लेख लिख रहे हों उसका शीर्ष आता है, और जो जनरल का जो नाम लिखते हैं वो इटैलिक में आता है, इटैलिक में लिखते हैं। और लास्ट में क्या होता है, DOI, जो भी उसका URL होता है उसको हम DOI बोलते हैं। जो भी जनरल का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, DOI बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कई बार। स्टेट जो एग्ज़ाम हुए हैं सेट के, उसमें भी पूछा गया है, और नेट के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कि क्या क्या इसमें होता है। मूल शोधकर्ता को श्रेय देने के लिए ही सबसे पहले लेखक का जो अक्षर होता है उसमें डाल दिया जाता है। APA शैली आमतौर पर जो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रस्तुति को करने के लिए दी जाती है। DOI का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये किसका फुल फॉर्म होता है, DOI को बोलते हैं। DOI को क्या बोलते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बोलते हैं। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है जो एक स्थायी लिंक प्रदान करने के लिए एक डिजिटल दस्तावेज को सौंपा जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक क्रम होगा। इसके अलावा ये बोल रहा है कि APA जो होती है, APA जो होता है, APA एक शैली होती है, इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इसको लिखा जाएगा
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APSLE को क्या बोलते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बोलते हैं। और ये उन्हीं का ही एक फॉर्मेट होता है जो चला आ रहा है। तो सबसे पहले लेखक को श्रेय देने की उसका नाम का पहला अक्षर लिखते हैं, फिर शीर्षक लिखते हैं, जो टाइटल है आपका लेख का जर्नल का वो लिखते हैं, इटैलिक में नाम लिखते हैं और फिर DOI लिखते हैं। अगला है न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी, वो किस प्रकार का एक रिसर्च है, उसको हम किस प्रकार की रिसर्च मानेंगे? तो ये एक प्रकार की फंडामेंटल मतलब मौलिक रिसर्च है। ये कौन सी रिसर्च है? ये एक प्रकार की मौलिक अनुसंधान है। कौन सा है? मौलिक अनुसंधान है। न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज मौलिक अनुसंधान है, क्योंकि वो तर्क वितर्क पर आधारित तो उसने उसका एनालिसिस किया है, इसलिए एक मौलिक अनुसंधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना ये, क्योंकि इसने व्यवहारिक उपयोगिताओं के बारे में बताया है, अनुभव के आधार पर, उसने प्रयोग के आधार पर इसको सिद्ध किया है, इसलिए हम इसको कौन सा अनुसंधान बोलेंगे? इसलिए इसको मौलिक अनुसंधान बोलेंगे, क्योंकि उसने व्यवहार के आधार पर, अनुभव के आधार पर इसको सिद्ध किया है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो कौन सा अनुसंधान हो जाएगा? मौलिक अनुसंधान हो जाएगा। अगला है आदिवासी लोगों की औपचारिक शिक्षा के बारे में धारणा। आदिवासी लोग जो होते हैं, औपचारिक शिक्षा के बारे में उनकी धारणा जो रहती है वो किस प्रकार की एक धारणा होती है, उसको हम कौन सी धारणा बोल सकते हैं? तो वो एक प्रकार की जातिगत धारणा होती है ना। और ये शोध अगर हमने करना है, इस आदिवासी लोगों की शिक्षा पर करना है, तो हम पर्टिकुलर विशेष जाति के बारे में कर रहे हैं, आदिवासी के बारे में कर रहे हैं, तो ये जाति विज्ञान संबंधी शोध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जाति विज्ञान संबंधी शोध हो जाएगा। अगर हमने ऐतिहासिक अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हैं तो वो ऐतिहासिक शोध हो जाएगा। प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है? जिसमें हम एक चर लेते हैं, एक स्वतंत्र चर लेते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं, चरों को हेर फेर करके उसके प्रभाव, उस चरों में हेर फेर करके क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने देखा है कई बार चूहे पे प्रयोग किए हैं, है ना, चिंपांजी पर प्रयोग किए, तो उन प्रयोग करने पर क्या अंतर दिख रहा है, तो वो अगर होता है चरों पर हेर फेर द्वारा जो अनुसंधान होता है वो प्रायोगिक अनुसंधान होता है। जो कैसा अनुसंधान होता है? प्रयोग वाला होता है। इसके अलावा एक पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फेस्टो है, ये एक्स पोस्ट फेस्टो है, ये क्या होता है? ये एक लैटिन वाक्यांश होता है जिसका अर्थ होता है कानून के बाद या कोई भी घटना के बाद, उस घटना के बाद उसको देखना, है ना, वो क्या कहलाता है? उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। किसी घटना के बाद उसके कारण का अध्ययन करना, उसको एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? जाति विज्ञान संबंधी आ जाएगा। अगला है SPSS का मतलब क्या होता है? SPSS क्या हो जाता है? इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस इसका अर्थ होता है। SPSS का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस इसका अर्थ होता है। अगला है प्रयोगात्मक स्कूल किस उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं? प्रयोगात्मक स्कूल इस ऐसी शिक्षा देने के लिए होते हैं जो प्रकृति से अलग हों, किसी अलग प्रयोग के बारे में हो, जो प्रकृति से अलग हों, ऐसी शिक्षा देने के लिए कौन से स्कूल बनाए जाते हैं? प्रयोगात्मक स्कूल बनाए जाते हैं। कौन एक द्वितीयक डाटा का स्रोत नहीं है? द्वितीयक डाटा जो साक्षात्कार होता है या जो कोई रिपोर्ट लेते हैं हम, तो जो साक्षात्कार होता है या प्रश्नावली होती है, ये जो होते हैं ये प्राथमिक डाटा होते हैं। साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गई, ये कौन से डाटा होते हैं? ये प्राथमिक डाटा होते हैं। जबकि समिति आयोग की रिपोर्ट, किसी भी प्रकाशन, किसी भी जर्नलिज्म, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय डाटा होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर हो जाएगा। डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा में जो होता है प्रश्नावली हो गई, खुद ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यू हो गया, ये प्रश्नावली पहला डाटा होता है। द्वितीयक डाटा क्या होता है? कहीं से हमने किसी दूसरे स्रोत से लिया हो, खुद हमने इकट्ठा नहीं किया हो, हमने किसी दूसरे स्रोत से इकट्ठा किया, पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले से ही कहीं से इकट्ठा किया हो और हमने फिर उसको कर लिया हो, तो वो द्वितीयक डाटा आ जाएगा। अगला है जिस समूह में स्वतंत्र चर मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर स्वतंत्र
हमने अभी पढ़ा था अभी हमने कि जो प्रयोगात्मक ग्रुप होते हैं वो हम किस पे डिपेंड करते हैं, स्वतंत्र चर में हेर फेर के माध्यम से उसमें अनुसंधान किया जाता है। तो स्वतंत्र चर में जब हेर फेर के माध्यम से कोई रिसर्च करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक रिसर्च कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रयोगात्मक समूह हो जाएगा। चर की परिचालनात्मक परिभाषा ये बताती है कि उस चर को हम क्या करें, उस चर को कैसे माप सकें। द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इंडिकेट एज टू हाउ दैट वेरिएबल में बी, मतलब हम उसको कैसे माप सकें, हम उसको क्या कर सकें, हम उसको कैसे माप सकें। चर की जो परिचालनात्मक परिभाषा है ये वो क्या बताती है कि हम उस चर को कैसे माप सकते हैं। चर की परिचालनात्मक परिभाषा क्या बताती है कि हम उस चर को कैसे माप सकते हैं। अगला है शोध डिजाइन को इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। शोध की डिजाइन को किस पे वर्णित किया जाता है, अन्वेषण से भी किया जा सकता है, निदान मतलब डायग्नोसिस से भी किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट से भी किया जा सकता है। सभी तरीके से शोध की डिजाइन को हम वर्णित कर सकते हैं। एक शोधकर्ता प्राकृतिक आपदा और उस संदर्भ में होने वाले व्यवहारों के बीच संबंध की जांच करता है। ये किस प्रकार के शोध का उदाहरण होता है, प्राकृतिक आपदा की वो जांच कर रहा है, मतलब उससे संबंध बता रहा है। यहाँ पे संबंध आ रहा है, जब संबंध आता है तो वो कौन सा शोध हो जाता है, वो सह संबंधी शोध हो जाता है। जब संबंध की बात करते हैं, जब संबंध की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा शोध हो जाता है, तो वो सह संबंधी शोध हो जाता है। संबंध वाला शोध कौन सा हो जाता है, सह संबंधी खोज हो। लंबवत अध्ययन क्या कहलाता है, लंबवत अध्ययन विकासात्मक अध्ययन, जब हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी बोलते हैं, जब हमने पर्टिकुलर एक विशेष समय से, अभी हम 2026 अगर हम बात करें 1991 में हमारी जीडीपी कितनी थी और 2026 में हमारी जीडीपी कितनी है, तो हम एक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो विकास का अध्ययन होता है उसको हम विकासात्मक अध्ययन या लंबवत, क्योंकि काफ़ी लंबे समय का हम अध्ययन करते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ को आधार मानते हुए करते हैं। जैसे कि हमने जीडीपी को मान रहे हैं तो एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का अध्ययन करते हैं हम एक निश्चित समय में, तो वो क्या कहलाता है, लंबवत अध्ययन या लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन कहलाता है। अगला है कौन सा शोध रिपोर्ट का प्रकार नहीं है। थीसिस या निबंध ये एक रिपोर्ट होती है, थीसिस हमने कोई बना ली तो ये एक रिपोर्ट का हो गया है। शोध पत्र भी जो होते हैं, रिसर्च पेपर, ये भी हो जाते हैं। सम्मेलन सेमिनार भी हो जाते हैं। लेकिन किसी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है ये शोध पेपर रिपोर्ट का प्रकार नहीं होती। किसी विषय की पाठ्य पुस्तक शोध रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आती। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के घटते क्रम में महाद्वीपों का पता लगाना है। कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा सबसे कम करता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन करता है वो करता है एशिया। सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, एशिया करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन करता है, उत्तर अमेरिका करता है। तीसरे नंबर पे कौन करता है, यूरोप करता है। और चौथे नंबर पे कौन करता है, अफ्रीका करता है। ये वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का क्रमांक है। जो वर्तमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो इसी क्रम में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है UNFCCC का क्या अर्थ होता है। UNFCCC का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। UNFCCC को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। और ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन पर एक कन्वेंशन है UNFCCC। अब बात करते हैं UNFCCC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और ये 1992 में आई है और 1994 से ये प्रभावी हुई है। 1992 में आई है और 1994 में ये प्रभावी हुई है। उद्देश्य है वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनको ऐसे स्तर पर स्थिर करना ताकि जलवायु प्रणाली में जो खतरनाक मानव का हस्तक्षेप है उसको रोका जा सके, है ना। और ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौतों जैसा एक कानूनी उपकरण का आधार है। इसमें 198 देश शामिल हैं। UNFCCC के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं, 198 देश शामिल हैं।
जो हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नामक सम्मेलन में मिलते हैं, जहां पर परिवर्तन से निपटने की प्रगति का आकलन किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय जर्मनी में है, याद रखना। कहाँ पर है इसका सचिवालय? जर्मनी में है। यूएनएफसीसी का बॉन जर्मनी में इसका सचिवालय है। अभी वर्तमान में COP31 हो रहा चल रहा आएगा, मतलब होगा तुर्की के अंताल्या में होगा COP31 सम्मेलन। कहाँ पे? तुर्की के अंताल्या में COP31 सम्मेलन होगा। अगला जो वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए मैं, जो अगला वीडियो लेके आने वाली हूँ, वो उसमें करंट अफेक्ट आपके लिए कराऊंगी। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, जैसे कि बजट के संबंधित क्वेश्चन है, शिक्षा पर बजट हो गया, है ना। उसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो करंट के फैक्ट है, COP31 वगैरह कहाँ पे हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करंट फैक्ट है, तो वो अपन अगला वीडियो करंट से और मध्य प्रदेश से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं वो भी अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, मतलब ओजोन रक्षा से संबंधित है? तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत रक्षा से संबंधित है। 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ ये एक सम्मेलन है, और ये वियना समिट का हिस्सा है। वियना सम्मेलन का ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हिस्सा है। मैंने प्रोटोकॉल पे भी आप लोग के लिए एक मैराथन वीडियो दिया है, वो भी आप लोग कर लेना। अगला है, स्मॉग के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। SMOG मतलब होता है स्मॉग। स्मॉग के संदर्भ में बताना है आपको सही कथन कौन सा है। पहला है, लंदन में अनुभव किए गए धुएं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए 1950 के दशक में स्मॉग शब्द गढ़ा गया। बिल्कुल सही है। लंदन SMOG में, लंदन स्मॉग में प्रमुख प्रदूषण कण और सल्फर यौगिक हैं। मतलब स्मॉग में सल्फर जरूर आता है, ये भी सही हो जाएगा। लंदन जो स्मॉग है आमतौर पर सुबह के समय ठंडे गीले सर्दियों के दिन में होता है, ये भी सही है। तो तीनों ही इसके फैक्ट जो होंगे सही हो जाएंगे, 1 2 3। कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन है जो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं? ऑटोमोबाइल से भी वायु प्रदूषण होता है, उद्योग से भी होता है, धूल के कण से भी होता है, ठोस अपशिष्ट जो होता है इससे जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है ना। तो कौन जो ठोस अपशिष्ट होगा वो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं होगा। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है सबसे ज़्यादा? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। इसको हमने 2% तक कम करने का भी लक्ष्य पेरिस सम्मेलन में रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड को वर्तमान में कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है 2030 तक, कार्बन को जो उत्सर्जन तीव्रता है उसे 2005 के स्तर से, 2005 में जो स्तर है 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है। 45% तक क्या करना है? कम करना है। 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है ना, 2030 तक। कब तक? 2030 तक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बोला है कि 2030 तक जो अपनी अर्थव्यवस्था की जो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता है उसको 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी बिजली स्थापित करने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। और इसको 2030 तक कितना कम करना है? 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है। ये भी बोला है कि 2030 तक गैर जीवाश्म जो ऊर्जा स्रोत हैं, जो भी ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? गैर जीवाश्म हैं, उनसे 50% बिजली का उत्पादन करना भी लक्ष्य। उनसे कितना उत्पादन किया जाए? 50% जो लक्ष्य है वो गैर जीवाश्म स्रोतों से किया जाए। इसके अलावा
नेट जीरो लक्ष्य भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना रखा गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया है, कार्बन सिंक की बात की गई है। कार्बन सिंक मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। कार्बन सिंक मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने हमको पेड़ लगाए जाएं, वन बढ़ाए जाएं। अगर हमने वन लगाए जाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 अरब टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित वन कर पाएंगे। ठीक है, जिससे लगभग 70% तक की कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो सकती है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो आया था, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। इसमें संशोधन कब हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम में, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन 1988 में हुआ था। इसके अलावा जो जल प्रदूषण अधिनियम है वो कब आया था? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। ठीक है, अगर वही आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। अधिनियम की टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो वो अच्छे से एक बार अधिनियम पूरा PDF अच्छे से पढ़ लेना। अगला है केवल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में लोकटक झील में है। कहाँ पर है? ये मणिपुर में लोकटक झील में ये स्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? कोवुल लामझाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। और ये देखो, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं टेलीग्राम पर डाल दे रही हूँ पिक्चर बनाकर, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो। और इस व्हाट्सअप पर डाल रही हूँ, तो व्हाट्सअप पर हाय ज़रूर लिख दो। ये 2 काम कर दो, निःशुल्क है और आपको फ्री में ही आपके फैक्ट मिलते जाएंगे, इम्पोर्टेंट तैयारी होती जाएगी। एक और चीज़ याद रखो, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ये पूछा जा सकता है। जो आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए बनाया जाता है रामसर स्थल, रामसर जो कन्वेंशन है 1971 में हुआ था। रामसर जो जगह है वो ईरान में है। इसके तहत विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण किया जाता है। 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में 98 रामसर स्थल हैं और मध्य प्रदेश में 5 हैं। वर्तमान में ये जो 98 भारत में रामसर स्थल हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। लगभग 20 स्थल तमिलनाडु में। ये मैं जो आज करंट फैक्ट कराऊंगी ना आप लोगों के लिए, उसमें ये भी करवा दूंगी। अगला है, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? तो ये आ ही गया है। भारत में अब तक 98 स्थल ऐसे हैं जो रामसर घोषित हो चुके हैं। कितने हो गए? 98 हो गए हैं। और रामसर स्थल जो रामसर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। अगला है, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्यों ने समर्थन दिया था? तो वो कौन सा एकमात्र है? वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे संबंधित है? ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किससे है? ओजोन संरक्षण से ये संबंधित है। कब आया था? 1987 में ये आया था। इसके बाद पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और बेसल कन्वेंशन कब आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पेरिस समझौता 2005-15 में आया था। बेसल कन्वेंशन जो है लागू 1992 में हुआ था और आया 1989 में था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया और 2005 को ये लागू हुआ था। पेरिस समझौता कोप 2015 में कोप 21 सम्मेलन में आया था।
है ना। और जिसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली संधि बोला जाता है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी ग्रीन हाउस गैस को कम करने वाली संधि होती है। और बेसल कन्वेंशन जो है खतरनाक अपशिष्ट खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश में आवाजाही को रोकता है ना। ये 1992 में बेसल कन्वेंशन आया था कि कोई एक देश अपने यहाँ का कचरा जो है दूसरे देश में ना भेजे, इसलिए ये बेसल कन्वेंशन लाया गया था। अगला है कौन से जो समझौते हैं वो या कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो सदस्य राष्ट्रों पर, अगर इन कन्वेंशन का कोई राष्ट्र सदस्य है तो सब पर प्रभावी होता है। कौन से ऐसे जो हैं वो उनको लागू करना बाध्यकारी है। तो जैविक विविधता जो प्रोटोकॉल आया था 1992 में, ये इस पे बाध्यकारी होता है कि इसको मानना जरूरी होता है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनको मानना जरूरी होता है। ए और सी को ये मानना जरूरी होता है। ए और सी ये विधिक रूप से बाध्यकारी है, मतलब इनको सदस्य देशों को मानना जरूरी है। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, इसे सदस्य चाहे तो मान सकते हैं चाहे तो ना मान सकते हैं। और 2015 वाले पेरिस आया था, अभी मैंने पढ़ाया था। जैविक विविधता अभी समय जो कि जीवन से ही संबंधित है, विविधता से संबंधित है, जीवों के जीवन से संबंधित, उसे मानना जरूरी है। और मॉन्ट्रियल भी जो हमारे ओजोन परत से संबंधित है, हमारे जीवन को बचाने से संबंधित है, तो ये भी मानना जरूरी है। अगला है कौन सा समझौता कब आया, ये आपको बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट अमेरिका का आया था 1974 में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट कब आया? 1974 में आया। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया था। संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट कब आया? वायु प्रदूषण एक्ट भी बोलते हैं, 1981 में आया। और जैव विविधता कन्वेंशन लागू कब हुआ था? 1993 में जैव विविधता कन्वेंशन लागू हुआ था। अगला है जैव विविधता संबंधित अभिसमय, जिसको हम CVD बोलते हैं। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सचिवालय है। कहाँ पर है इसका सचिवालय? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ये कब आया था? और ये जो जैव विविधता वाला अधिसमय है ये 1992 में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। किस दशक को संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है? 2011 से 2020 का जो समय है उसको संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है। इसी समय SDG भी आया था, है ना। और 2015 से 2030 तक में SDG को भी अपनाया गया था। तो ये इस जो समय है ये जैव विविधता दशक के रूप में इसको जाना जाता है। अगला है 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में संशोधन में किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने किया गया था? मतलब ये अलायंस में संशोधन किया गया था किसको बढ़ाने के लिए किया, किसकी सदस्यता को बढ़ाने में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के दायरे को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। अगला है बताना है कि कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य है ना। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो कर्क ये सौर संधि उनके बीच है जो कर्क और मकर रेखा के बीच देश हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं उनके बीच जो देश स्थित हैं उनकी है। दूसरा है वर्तमान में ISA का अध्यक्ष भारत है, और ये सही है। दूसरा कथन जो है वो सही है, लेकिन पहला गलत है। तो ये इसका कथन एक गलत होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि कब आई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संधि है वो कब आई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो पेरिस में संधि हुई थी 30 नवंबर 2015 को, उसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के मतलब एक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था। और भारत और फ्रांस की ये पहल है, ये भी याद रखना। ये किसकी पहल है? सौर संधि भारत और फ्रांस की ये पहल है। भारत के जो गुरुग्राम है वहाँ पर इसका मुख्यालय भी है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, याद रखना।
और ये भी पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ये भारत और किस देश की पहल है, तो भारत और फ्रांस की ये पहल है। अगला है गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, गंगा कार्य योजना कब आई थी, तो गंगा कार्य योजना गंगा को साफ करने के लिए 1985 में आई थी। और नमामि गंगे कब आई थी, जो नमामि गंगे योजना थी वो 2014 में आई। नमामि गंगे योजना कब आई है, नमामि गंगे जो योजना है वो 2014 में आई है। और ये वाली कब आई है, जो गंगा कार्य योजना है गंगा को साफ करने वाली, तो गंगा की साफ करने वाली जो योजना है वो आई है 1985 में। और नमामि गंगे योजना कब आई है, 2014 में आई है। अगला है कौन सा अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करता है, जल अधिनियम आया है 1974 में और ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करता है। तो कौन सा अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करता है, तो जल अधिनियम जो 1974 में आया है वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात करता है। सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व शब्द को औपचारिक रूप किसने दिया है, कौन सा ऐसा मतलब प्रोटोकॉल है जो सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व मतलब CVDR की बात करता है, तो वो है रियो घोषणा। रियो जो घोषणा है वो इसकी बात करती है। एक सेकेंड, सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व शब्द को औपचारिक रूप किस प्रोटोकॉल ने दिया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, स्टॉकहोम 1972 में आया, रियो घोषणा 1992 में आई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया। और इसको जो ये जो शब्द है समेकित लेकिन जो विविध उत्तरदायित्व इस सिद्धांत को 1992 के रियो घोषणा में बताया गया। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया रियो घोषणा पत्र में, इसका एक UNFCCC का एक अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सिद्धांत स्थापित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल हो और चाहे स्टॉकहोम घोषणा हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ये पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं महत्वपूर्ण एक प्रोटोकॉल है। और लेकिन ये सामान्य किंतु जो विभेदित उत्तरदायित्व है, सभी देश पर्यावरण की रक्षा के लिए सामान्य रूप से जिम्मेदार। इसका मतलब है कि सामान्य से मतलब है कि सभी देश जिम्मेदार हैं इसके लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए, लेकिन इनका ऐतिहासिक योगदान और क्षमता के आधार पर इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। ये सिद्धांत ये बताता है। कब आया था रियो घोषणा, कब आई थी, 1992 में आई थी, यही ये बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियो घोषणा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, भी मैंने आपको बताया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किस वर्ष अपनाया गया था, देखो ये आया तो 1987 में था, लेकिन इसको अपनाया गया था 1992 में। अपनाया 1992 में गया था और आया 1987 में था। ठीक है, आया 1987 में था और अपनाया 1992 में था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में आया था और 2005 में ये लागू हुआ था। जापान के क्योटो शहर में ये आया था। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया था, 2005 में इसको अपनाया था। ई ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, ई ऑफिस प्रणाली क्या होती है, ई ऑफिस प्रणाली का मतलब होता है कि आपने मतलब कागज रहित कार्यालय, बिना ऐसा कार्यालय बनाना जो बिना कागज का हो, कागज रहित कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य होता है। ई सुशासन के अंतर्गत ये आता है, शासन का डिजिटल रूप से आना ये इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड, ये मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स है, आप देख सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट MCQ मिले, बेस्ट नोट्स मिलें, बेस्ट क्लास मिलें, हर टॉपिक का डिटेल अध्ययन हो, वो भी बहुत सरल तरीके के आपके पास नोट्स हो जो कि बुक फॉर्म में ना हो, बहुत अच्छे से हो, तो आप हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स ले सकते हैं। 799 वाले कोर्स में आपको पार्ट बी जो है, पार्ट बी की क्लास और नोट्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर हर टॉपिक के MCQ भी आपको मिलेंगे। ये हमारा सुपर 100 बैच है, इसमें पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी, दोनों के आपको नोट्स आपको मिलेंगे, दोनों के आपको PYQ भी आपको दिए जाएंगे। साथ में आपको हर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, हर टॉपिक के आपको MCQ दिए जाएंगे।
टेलीग्राम पेड ग्रुप आपको जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर इसकी तैयारी आपके लिए कराई जाती है, आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच ले सकते हैं एप्लीकेशन से जाकर। एप्लीकेशन पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फोल्डर बना हुआ है और बहुत शानदार तैयारी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ये नोट्स बैच है। अगर आपको केवल नोट्स लेना चाहते हैं, आपको क्लास नहीं लेना, तो यहाँ नोट्स और MCQ दोनों मिल जाएंगे 499 में। और जो ये MCQ क्वीन वाला कोर्स है, इसमें क्या होगा, आपको केवल MCQ मिलेंगे पार्ट बी के। तो आप 199 वाला कोर्स भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये पूरे कोर्सेस हैं, एप्लीकेशन पर जाकर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर E-गवर्नेंस आ जाता है तो क्या घटेगा उससे? पारदर्शिता तो बढ़ेगी, जवाबदेही भी बढ़ेगी, सहभागिता भी बढ़ेगी। क्या घटेगा इससे? भ्रष्टाचार घटेगा। सुशासन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? सुशासन में क्या होती है? प्राइवेसी रहती है, जवाबदेहिता रहता है, केंद्रीयकरण रहता है। तो जो सुशासन का एक प्रमुख सिद्धांत होता है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता, जो को चीज़ कर रहे हो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो क्या होता है? जवाबदेहिता होता है। भारत में राष्ट्रीय जो E-गवर्नेंस योजना है वो कब आरंभ हुई थी? भारत में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना 2006 में आरंभ हुई। E-गवर्नेंस योजना कब आरंभ हुई? 2006 में। प्राचीन भारत में शिक्षा किस संस्कार के बाद शुरू होती है? उपनयन संस्कार के बाद। प्राचीन भारत में सबसे पहले उपनयन करते हैं, उसके बाद कौन सी शिक्षा, उसके बाद ही शिक्षा वाला संस्कार आरंभ होता है। वेदों के अध्ययन से जुड़े जो 6 सहायक विद्याएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको वेदांग कहा जाता है। जो 6 सहायक विद्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? वेदांग। प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला है। यहाँ पर चाणक्य पढ़े हैं, सुश्रुत पढ़े हैं। चाणक्य यहाँ पे शिक्षक भी रहे हैं। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, शिक्षा पूर्ण होने पर जो अंतिम संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको समावर्तन कहते हैं, जो शिक्षा पूर्ण होने के बाद होता है। प्राचीन काल में मौखिक ज्ञान को याद रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती थी? तो इसके लिए श्रवण, मनन और निषिध्यावासन, जो निदिध्या आसन होता है वो विधि अपनाई जाती है। फ्रेंड्स याद रखना, अगला वीडियो जो करंट अफेयर्स का करवाने वाली हूँ, 500 जो बेस्ट क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर दिए उनका भी मैराथन कराने वाली हूँ। इसके अलावा जो MP का जो संस्थान है, MP के कॉलेज हैं, उनके भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराने वाली हूँ। अगला है, बौद्ध शिक्षा में जो प्रारंभिक प्रवेश संस्कार है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रवज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको प्रवज्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली था। अग्रहार किसे कहा जाता है? विद्वानों को जो गांव दान में दिए जाते हैं उनको अग्रहार कहा जाता है। विद्वानों को जो गांव क्या किए जाते हैं? दान में दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अग्रहार बोले जाता है। प्राचीन काल में चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अगर चिकित्सा की शिक्षा लेनी हो तो उसका प्रसिद्ध केंद्र था वाराणसी या काशी। चिकित्सा शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वाराणसी या काशी था। वैदिक काल में ब्रह्मचर्य की जो अवधि होती थी वो कितने वर्ष की होती थी? हर 12 वर्ष का एक समय होता था, तो ब्रह्मचर्य की जो अवधि होती थी 12 वर्ष की रहती थी। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेन सांग ने नालंदा में अध्ययन किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और ये जो है भारत का महायान बौद्ध शिक्षा के लिए जाना जाता है और भारत के पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। विद्यारंभ संस्कार जो होता है वो किस आयु में होता है? विद्यारंभ संस्कार जो होता है वो 5 वर्ष की आयु में होने लगता है। कौन से में? 5 वर्ष की। वेदों के व्याख्यात्मक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? वेदों का जो व्याख्यात्मक ग्रंथ होते हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये कहाँ पर है? बिहार में है। और यहाँ पर जो तंत्र वगैरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य केंद्र वल्लभी कहाँ पर स्थित था? वल्लभी गुजरात में है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है वल्लभी, और कहाँ पर है? गुजरात में है। लेन देन के संचार मॉडल की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये लोगों को संचारक मानता है, मतलब सेंडर और रिसीवर, इन ये दोनों तरफ का संचारक मानता है।
कक्षा में प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है फीडबैक की जांच करना। अगर प्रभावी संचार है तो अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा मतलब वो प्रभावी संचार है। कौन सा मॉडल संचार को एक सहकारी गतिविधि मानता है? कौन सा मॉडल ऐसा होता है जो संचार को एक सहकारी गतिविधि मानता है? तो वो है क्रियान्विति परक या लेन देन मॉडल। ये मॉडल संचार को क्या मानता है? एक सहकारी गतिविधि मानता है। अशाब्दिक संचार में क्या शामिल नहीं होता? अशाब्दिक संचार में चेहरे के भाव, नेत्र संपर्क, शारीरिक भाषा, ये सभी शामिल होते हैं। लिखित शब्द किस में आ जाते हैं? शाब्दिक में आ जाते हैं, तो लिखित शब्द इसमें नहीं आएंगे। एनिएक की बहन किसको कहा जाता है? यूनिवैक को एनिएक की बहन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनिएक की बहन जो कहा जाता है, एनिएक की बहन कहा जाता है, यूनिवैक को कहा जाता है। यूनिवैक कब आया ये भी पूछ सकते हैं। यूनिवैक जो था वो कब बना था? तो यूनिवैक का निर्माण 1951 में हुआ था। प्रेस्पर एकर्ट ने इसका निर्माण किया था यूनिवैक का, और ये पहला यूनिट अमेरिकी जनगणना ब्यूरो को सौंपा गया था और अमेरिकी जनगणना में इसका उपयोग किया गया था। तो ये कब आया था? पहला 1951 में आया था। अगला है, कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक स्वाभाविक क्षमता है। ये कथन क्या है? कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक स्वाभाविक क्षमता है, ये असत्य है। स्वाभाविक क्षमता नहीं होती है, ये कथन असत्य होगा। कोई भी चीज़ स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती है, इसको हम सत्य नहीं कह सकते, इसको आंशिक सत्य बोल सकते हैं। संचार में शोर का क्या अर्थ होता है? संचार में बाधा डालने वाला कोई भी ऐसा कारक बाधा क्या कहलाता है? संचार में बाधा कहलाता है। कक्षा संचार को किस प्रकार का संचार बोला जाता है? एक सह निर्माण को कंस्ट्रक्शन बोला जाता है कक्षा संचार को। जो लोग को भी मेरी वीडियो पसंद आते हैं कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। संचार का कौन सा घटक संदेश को एक अर्थ देता है? डिकोडिंग। डिकोडिंग जो होता है वो संदेश को क्या देता है? अर्थ देता है। संदेश को एक अर्थ देता है, वो कौन देता है? डिकोडिंग देता है। डिकोडिंग कौन करता है? जो रिसीवर होता है वो क्या करता है? डिकोडिंग करता है। इनकोडिंग कौन करता है? जो सेंडर होता है वो इनकोडिंग करता है। किससे संबंधित है? किनेसिक्स जो होता है वो किससे संबंधित है? शारीरिक भाषा, भाव भंगिमा, उससे क्या संबंधित है? जिसको हम काइनेसिक्स भी बोलते हैं या किनेसिक्स भी बोलते हैं, शरीर की भाषा से ये संबंधित होता है। प्रभावी संचार में स्पष्टता जो होती है वो उसका क्या अर्थ होता है? सरल शब्दों का प्रयोग करना। सरल शब्दों का प्रयोग करने को क्या बोलते हैं हम? स्पष्टता बोलते हैं। संचार प्रक्रिया में बाधाओं में सिमेंटिक क्या होता है? अस्पष्ट भाषा। संचार प्रक्रिया की जो बैरियर्स होते हैं उसमें सेमेंटिक क्या होता है? उसमें सेमेंटिक एक अस्पष्ट भाषा या शब्द होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।